देखिए जो दिल्ली का चुनाव हुआ, जो चुनाव के परिणाम हुआ है, इसमें यह बात बहुत महत्वपूर्ण है कि आखिर बीजेपी चुनाव क्यों जीती, कैसे जीती। यह 2% का मतों का अंतर कैसे हो गया। यह क्या जनादेश है या मैनेज जनादेश है। चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के जो सवाल हरियाणा में उठाए गए, जो महाराष्ट्र में उठाए गए, वह कितना महत्वपूर्ण है। दिल्ली में चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के, मतदाता सूची को अपने अनुकूल करने को लेके, मतदान कर्मियों को की तैनाती में अपने दलीय हितों का ध्यान रखने के तमाम तरह के आरोप लगे और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह पूरा का पूरा विपक्ष आरोप लगाता रहा। लेकिन निर्वाचन आयोग ने इसकी कोई सफाई नहीं दी जी, बल्कि यह हुआ कि निर्वाचन आयोग पर लगने वाले आरोपों की सफाई देने के लिए सत्तारूढ़ दल के नेता सामने आ गए। उनका कोई मैंडेट नहीं बनता, निर्वाचन आयोग के प्रतिनिधि नहीं है। अगर वो निर्वाचन आयोग के ऊपर लगने वाले आरोपों की सफाई देने के लिए बीजेपी के नेता आते हैं, गोया कि निर्वाचन आयोग के अनियमितताओं को लेकर के लगने वाले आरोपों का लाभ बीजेपी को मिल रहा है, अन्यथा आप क्यों सफाई देने आएंगे। उनके ऊपर लगने वाले आरोप का जवाब तो समाजवादी पार्टी नहीं दे रही है, टीएमसी नहीं दे रही है, कोई भी इस देश का राजनीतिक दल नहीं दे रहा है सिवाय बीजेपी के। तो क्यों दे रहा है बीजेपी भी ये सवाल क्यों नहीं पैदा करती कि चुनाव तटस्थ और ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से होने चाहिए। ये लगे कि जो जनादेश आ रहा है वो लोगों का जनादेश है। मैं भारतीय जनता पार्टी की जीत और आम आदमी पार्टी की हार में कोई बहुत अंतर नहीं देखता। ये परसेप्शन भले बने, लेकिन जो भाजपा विरोधी लोग हैं उनमें कोई परसेप्शन नहीं बनता, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जीत को या आम आदमी पार्टी की मजबूती को मैं भारतीय जनता पार्टी की कमजोरी नहीं मानता। आम आदमी पार्टी ने विचार के स्तर पे कभी भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई माहौल बनाने की कोशिश नहीं की। जिन विचारों को, जिस विचारधारा को, जिस कार्य संस्कृति को लेकर के भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हैं, उसके खिलाफ कभी आम आदमी पार्टी नहीं खड़ी हुई। अगर जय श्री राम का नारा ले रहे थे तो जय हनुमान का नारा लेने लगे। आप याद कीजिए कि राम मंदिर की स्थापना को लेकर के यही अरविंद केजरीवाल साहब हैं जिन्होंने दिल्ली के सभी मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ करवाया और उसका लाइव टेलीकास्ट करवाया, जो एक सरकार का काम है। तो भारतीय जनता पार्टी के विपरीत या उसकी विचारधारा से अलग हट करके कोई अरविंद केजरीवाल साहब तो राजनीति नहीं कर रहे थे और पिछले लगभग 10 साल से अधिक समय तक सत्ता में रहे। उन्होंने कोई ऐसी वैचारिक पृष्ठभूमि नहीं तैयार की जिससे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिलती हो। तो वह स्थिति तो नहीं बनी। यह निश्चित रूप से एक सरकार, उनके सरकार के जाने और भारतीय जनता पार्टी के जीतने, भारतीय जनता पार्टी के जीतने का एक ये हो सकता है कि इंडिया दल समूह को लगे या लोग भारतीय जनता पार्टी या अभी एक नैरेटिव बनाने का प्रयास करे कि उसको लगातार जीत मिल रही है तमाम विरोधों के बावजूद। लेकिन इंडिया दल समूह की राजनीति इससे नहीं प्रभावित होती। इंडिया दल समूह की जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ विचारधारा के स्तर पर राजनीति है, मैं मानता हूं कि वो मजबूत होती है। अगर आप आम आदमी पार्टी जैसे दलों की पहचान नहीं कर सकते, उस पार्टी के नेताओं को अगर आप अपनी राजनीति की मुख्य धारा से अलग नहीं कर सकते, तो आप इंडिया दल समूह की राजनीति को मजबूत नहीं कर सकते जी। आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दी है हरियाणा में, गुजरात में, गोवा में, उत्तराखंड में। क्यों वहां चुनाव लड़ने चली गई? दिल्ली में तो कांग्रेस के चुनाव लड़ने का अपना आधार है। दिल्ली में लगातार पिछले 15 वर्षों तक सत्ता से बाहर करने का, बीजेपी को सत्ता से बाहर करने का श्रेय कांग्रेस को जाता है, शीला दीक्षित को जाता है, और लगातार 3 चुनावों में हराने का श्रेय जाता है। दिल्ली में विकास के मॉडल को लागू करने का श्रेय कांग्रेस को जाता है। आप उससे सहमत हो या असहमत हो, लेकिन इस तथ्य से कोई इनकार नहीं कर सकता। वहां अगर वो दावेदार बनती है तो एक आम आदमी पार्टी इसको स्वीकार नहीं करती, और आम आदमी पार्टी वहां चुनाव लड़ने जाती है जहां से कोई संगठन भी नहीं। तो अगर आप इस तरह की राजनीति करने और इस तरह की राजनीति को प्रोत्साहित करते हैं तो वो तो इंडिया दल समूह की राजनीति नहीं है। इंडिया दल समूह की राजनीति गोया कि गैर भाजपा राजनीति को मजबूत करना, उसको बढ़ावा देना और भाजपा से संतुष्ट लोगों को एकत्रित करना, कंसोलिडेट करना।
जी। उसमें तो आम आदमी पार्टी मददगार नहीं हो रही थी। तो ये सवाल है, भारतीय ये आम आदमी पार्टी हार गई, लेकिन यह अहम सवाल ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी जीत कैसे गई। क्या कोई ये स्थिति नहीं बनी है कि लोगों ने, जो दिल्ली की आम जनता है, वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में खड़ी हो गई। भारतीय जनता पार्टी का शासन ऐसा है केंद्र सरकार का, जिसको लोगों ने स्वीकार कर लिया। दोनों दलों के बीच में केवल 2% मतों का अंतर है। कांग्रेस के मतों के में वृद्धि हुई है, कांग्रेस को लोगों ने स्वीकार किया है। और अगर ये बात तथ्य है कि इंडिया दल समूह चुनाव लड़ा होता दिल्ली में, तो भारतीय जनता पार्टी को यह जीत नहीं मिलनी थी। यह आम आदमी पार्टी को शुरू से ही इस बात को स्वीकार करना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन आम आदमी पार्टी क्यों, मैं तमाम राजनीतिक तथ्यों को, तमाम राजनीतिक वास्तविकताओं को समझने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी और आम आदमी पार्टी के नेता इस तथ्य को क्यों स्वीकार नहीं कर पा रहे थे, यह भी एक गवेषणा का विषय है। यह भी जानना चाहिए कि आखिर यह क्यों होने दिया उन्होंने। वह क्यों कांग्रेस को अन्य राज्यों में अकेले नहीं लड़ने दिए और दिल्ली में कांग्रेस के साथ मिलकर क्यों नहीं लड़े, जबकि तथ्य सभी जो राजनीति को नहीं समझते वो भी कह रहे थे कि अगर इंडिया दल समूह मिलकर लड़ेगा तो भारतीय जनता पार्टी के सामने बहुत बेहतर चुनौती हो सकती थी। तो दिल्ली का चुनाव निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है और यह एक बार आरोप साबित, दिल्ली का चुनाव हो चाहे मिल्कीपुर विधानसभा का उपचुनाव हो, अगर आप मतदाताओं को मतदान केंद्रों तक पहुंचने नहीं देंगे, अगर सुरक्षा कर्मियों को अधिकार दे देंगे कि वो मतदान के लिए निकले हुए मतदाताओं की पहचान करें, सड़कों पर आप अवरोध पैदा करेंगे उनको सुरक्षा का भाव जागृत करने के बजाय, तो ये चुनाव सामान्य चुनाव तो नहीं है। ये प्रबंधन तो चुनाव जीतने का हो सकता है, चुनाव कराने का प्रबंधन नहीं हो सकता है। और चुनाव जीतने का प्रबंधन और चुनाव कराने का प्रबंधन दो अलग चीजें हैं। बिल्कुल। चुनाव का हो जाना, मतदान, लोगों का मतदान कर देना, यह चुनाव की प्रक्रिया का पूरा होना नहीं है जी। चुनाव की जीत की प्रक्रिया का पूरा होना हो सकता है। अगर लोगों के मन में इस तरह की आशंका, यह केवल समाजवादी पार्टी का आरोप नहीं हो सकता, तमाम लोग इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, स्थानीय लोग इस तरह का आरोप लगा रहे हैं। और आश्चर्य होता है कि निर्वाचन आयोग इन आरोपों से बचने की कोशिश क्यों नहीं करता। वो ये लोगों के बीच में भाव जगाने का प्रयास क्यों नहीं करता कि वह जो आरोप लग रहे हैं वो निर्मूल है। आखिर राहुल गांधी ने जो अभिलेख मांगे हैं वह डिजिटल, उसके सॉफ्ट कॉपी तो 2 सेकंड में मिल जानी चाहिए। इधर उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, उधर उनको कांग्रेस पार्टी का उसके सॉफ्ट कॉपी उपलब्ध करा दिया निर्वाचन आयोग ने। तो उन अभिलेखों को खोजना नहीं है ना। महाराष्ट्र का चुनाव हो चुका है, जिन आधारों पे, जिस मतदाता सूची पर, जिस मत प्रतिशत पर, जिन मतों की गणना पर, सब कुछ आपके पास उपलब्ध है, एक क्लिक पर उपलब्ध है। डिजिटल होने का दावा करने वाला यह संगठन, इसको वो डेटा उपलब्ध कराने में इतना समय क्यों लग रहा है, क्यों नहीं बता पा रहे हैं जी। और ये सवाल है कि अगर आप मतदाता सूची को अपडेट करते हैं किसी राज्य में, 5 साल में जितने मतदाता बढ़ाते हैं उतने ही मतदाता 4-5 महीने बढ़ा देते हैं। ये कैसे संभव है? मानता, ये स्वीकार किया जाना चाहिए कि दिल्ली एक ऐसा राज्य है जहां फ्लोटिंग मतदाता बहुत है, फ्लोटिंग जनसंख्या बहुत है, आने जाने वालों की जनसंख्या बहुत है। लेकिन ऐसा नहीं है केवल ये दिल्ली है, बहुत शहर है जहां बहुत बड़ी संख्या में लोग आते हैं और जाते रहते हैं। वहां तो इस कदर से मतदाताओं की संख्या नहीं बढ़ रही है। ये सवाल तो पैदा होता है कि आखिर ये भी होना चाहिए कि जिन इलाकों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी रहती है, उन्हीं इलाकों में इस तरह के परिवर्तन कैसे होते हैं, या जहां मतदाता सूची में मतदाताओं की संख्या बहुत बढ़ जाती है, वहां केवल भारतीय जनता पार्टी क्यों जीतती है। कई तरह के सवाल है। अगर वहां के लोग पूरी तरह से बीजेपी के समर्थक हो गए, और अगर इतने बड़े पैमाने पर बीजेपी के समर्थक हो रहे हैं, तो मतदान प्रतिशत में इतना कम अंतर तो नहीं होना चाहिए, बड़े पैमाने पर अंतर दिखाई पड़ना चाहिए। जैसे आम आदमी पार्टी को बीजेपी ने बुरी तरह से हराया 2015 में, 2020 में 2 सीट पर सिमट गई बीजेपी, 8 सीटों पे किस तरह से मैनेज कर पाई बीजेपी। वही स्थिति तो आम आदमी पार्टी की नहीं हुई। गोया कि मतदाताओं ने पूरी तरह से तो खारिज तो किया नहीं। विपक्ष में कांग्रेस की तरफ भी लगभग 3% मतदाता बढ़कर के वोट दिए। तो ये तो नहीं कह सकते हम ना कि पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इस कदर बन गया था कि लोगों ने आम आदमी पार्टी को पूरी तरह से जमुना में डुबो दिया और इनको सिंहासन में बैठा दिया। वो तो स्थितियां नहीं है। उनका समर्थक वर्ग भी रहा, विपक्ष का समर्थक वर्ग भी रहा।
तो जो चुनाव की प्रक्रिया को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, यह निश्चित रूप से बड़े सवाल पैदा करते हैं। जो आपने हम लोग बात कर रहे हैं मणिपुर के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की, बहुत नुकसान कर चुकी है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो चाहती थी मणिपुर में जिस तरीके से वो ध्रुवीकरण की राजनीति अब देश के हिस्सों में कर रही है, लगभग उसी तरह बढ़ती हुई मणिपुर में भी दिखाई पड़ी, और इसकी बड़ी राजनीतिक कीमत उसको चुकानी पड़ी है। या एक बहुत ही खराब राजनीतिक परिणाम से बचने का एक कोशिश है, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव आने का मतलब कि उसका पारित होना, जो वहां की राजनीतिक स्थितियां बन गई थी, और अविश्वास प्रस्ताव पारित होकर के सरकार का गिरना, यह भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा धब्बा होता। उस धब्बे से बचने के लिए उन्होंने ये इस्तीफा दिलवाया है। कोई राज्य सरकार या परिवर्तन के लिए या राज्य के लोगों को संदेश देने के लिए यह कोशिश नहीं की गई है, क्योंकि अगर ये कोशिश की जाती कि लोगों को संदेश देने का प्रयास किया जाता कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार लोगों को सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए प्रतिबद्ध है, तो यह कदम बहुत पहले उठा लिया गया होता। न केवल एक कदम उठा लिया गया होता, बल्कि प्रधानमंत्री जैसे बड़े नेताओं का दौरा हो चुका होता, लोगों से संवाद कायम हुए होते, जैसा कि राहुल गांधी ने किया। तो यह केवल एक awkward पोजीशन से अपने आप को बचने के लिए, एक ऐसी स्थिति से बचने की कोशिश है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती हो जाती, न केवल मणिपुर में बल्कि पूरे उत्तर पूर्व में। एन बीरेन सिंह का इस्तीफा किसी राजनीतिक सदाशयता का परिचायक नहीं है, वह स्थानीय लोगों का या एक विपरीत बनती हुई राजनीतिक स्थितियों से बचने की एक कोशिश मात्र है, और इससे मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी को कोई लाभ मिल पाएगा। जी बिल्कुल, भारतीय जी 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 प्लीज प्लीज जी मेरी बात पूरी हो।